गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस केमिस्ट्री लेक्चर में। और अपने पढ़ रहे थे एटम के बारे में, पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। परमाणु अपना टॉपिक चल रहा था। हमने क्या पढ़ लिया था? परमाणु की खोज के बारे में पढ़ लिया था। परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। क्या कुछ था उसके अंदर, कितने मूलभूत कण थे? 3 मूलभूत कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक के बारे में पढ़ा। अभी सम प्रोटॉनिक क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब सम न्यूट्रॉन समान न्यूट्रॉन हो। सम जो बारीक होते हैं उसमें द्रव्यमान संख्या सेम होती है, और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। आज हमने क्या पढ़ना है? जो परमाणु के बारे में जो मॉडल दिए गए थे, परमाणु को समझाने के लिए जो मॉडल दिए गए थे उनका ध्यान करना है। भी कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, वो क्या कहते थे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें डाल्टन की, तो डाल्टन ने जो मॉडल दिया था वो 1808 में दिया था। 1808 में दिया था। इन्होंने कहा भी कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे जो है अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। किनसे बना होता है? अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने बताया 1808 ईस्वी में भी अविभाज्य कणों से मिलकर क्या बना होता है? पदार्थ बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब इन्होंने इसको किस आधार पर साबित किया? इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम, किस तरीके से ये अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, अनुपातिक नियम, किस अनुपात में क्रिया करेंगे, अनुपातिक नियम, और द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। इन तीनों नियम के आधार पर, इन तीनों नियम के आधार पर उन्होंने क्या किया? परमाणु की व्याख्या कर दी। पर डाल्टन ये नहीं बता पाए भी इनके अंदर कौन कौन से कण होते हैं, मूलभूत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं क्या। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर सबसे पहले किसने बताया था, तो किसने बताया था भारत के अंदर? महर्षि कणाद ने बताया था। महर्षि कणाद ने बताया था। और महर्षि कणाद ने क्या बताया था? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। इन्होंने कब बताया था? 6वीं शताब्दी में बताया था। 6वीं शताब्दी में बताया था, या कई किताब में लिखा है 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व पहले महर्षि कणाद ने बताया था भी छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो महर्षि कणाद हो गए, डाल्टन हो गए। अब डाल्टन व्याख्या नहीं कर पाए भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक है जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, वो आए थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम क्या था? थॉमसन का प्रतिरूप या थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, या यूं कहें प्रतिरूप। इन्होंने ये मॉडल 1898 में दिया। 1898 में ईस्वी में दिया। इन्होंने क्या बताया? एक इन्होंने तुलना की, त्रिभुज से तुलना की। त्रिभुज के अंदर जो गुद्देदार भाग होता है उसे हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। और जो बीज होते हैं, जो क्या होते हैं? बीज होते हैं त्रिभुज के अंदर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, नेगेटिव चार्ज माना। जगह जगह पर जो त्रिभुज में बीज होते हैं उन्हें क्या माना? इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, और बाकी गुद्देदार जो भाग है उसको क्या माना? धनावेश माना। तो इसे हम क्या कहते हैं? थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने एक प्लम पुडिंग नामक चाइनीज मिठाई से भी तुलना की है। प्लम पुडिंग मिठाई से भी तुलना की, जिसके अंदर क्या होता है? केक होता है। केक के अंदर क्या रखे होते हैं? सूखे मेवे। तो जो केक होता है उसको धनावेश मान लिया, जो सूखे मेवे है उसको क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो हम थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इन्होंने भी क्या किया? पूरा स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, यानी कि ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ये एस मत रहे, ये एस पर हुए। उसके बाद में थॉमसन के बाद में आते हैं रदरफोर्ड।
सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपको ध्यान में रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, कब दिया गया था? 1911 ईस्वी में दिया गया था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया है। प्रयोग को क्या नाम दिया इन्होंने? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या नाम दिया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, कब दिया? 1911 ईस्वी में इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक 100 नैनोमीटर या 10 की पावर -7 मीटर, 10 की पावर -7 मीटर की ओरल यानी कि गोल्ड सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी ली। कैसे ली देखिए, आप पूरा विवरण देखिए, इसका डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए, ये पतली पन्नी ली है। जो ये पन्नी ली गई है ना, ये किस चीज की है? ओरम की है। किस परमाणु की? ओरम की है। ये जो पतली पन्नी ली गई किसकी है? ओरम की है। और इसके चारों ओर किसका लेप किया गया? जिंक सल्फाइड का। किसका किया गया? जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। और जिंक सल्फाइड क्या काम करता है? यह एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ है। ये प्रतिदीप्ति शो करता है। क्या शो करता है? प्रतिदीप्ति शो करता है। प्रतिदीप्तिशील पदार्थ है। ठीक है। और ओरम की पतली झिल्ली यहाँ भी सेम वही है। ओरम की पतली झिल्ली है और इसके चारों ओर क्या किया? जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ है। और ये हम क्या करें, यहां से इस स्रोत से हम क्या करें? अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं। किसकी बौछार कर रहे हैं? अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं। अल्फा कण कौन सा? आपको ध्यान रखना, अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं हम हीलियम के कणों को, 2 हीलियम को अल्फा कण कहते हैं। ये धनावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। धनावेशित का मतलब ये है हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,2 1s2 2s2। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो मैंने कहा ऊपर क्या आता है? प्लस का चार्ज आता है। और प्लस का चार्ज आता है तो क्या होता है? सॉरी ये मिस्टेक हो गया। हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है तो ये क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अगर ये ग्रहण करेगा तो इसको कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना, कौन सा आसान काम है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना। क्योंकि देखिए 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको, 2 देगा तो इसको एनर्जी इतनी नहीं चाहिए, एनर्जी उत्सर्जित होगी। तो इसका मतलब 2 इसको त्यागने आसान है। इसलिए हीलियम पर क्या आता है? +2 आता है। यानी कि ये धनावेशित कण होते हैं। अल्फा कण हमेशा धनावेशित होते हैं। अल्फा कण कहते हैं किसका? 2 हीलियम 4 को कहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर बौछार कराई ना, तो क्या हुआ? जैसे हमने बौछार कराई, कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। ये देखिए, आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी को पता है। यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि लगभग जब 20,000 कणों की बौछार कराई गई तब एकमात्र ऐसा कण था जो 180 डिग्री के कोण पर टकरा के वापिस आ गया। कहने का मतलब जब अधिकांश कण थे वो सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश कण क्या होते हैं? सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण होते हैं वो 90 डिग्री व 120 डिग्री कोण पर थोड़े से विक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री कोण पर टकराता है तो वापस उसी दिशा में लौट आता है। क्यों लौट आता है? क्योंकि देखिए ये अल्फा कण भी धनावेशित है और जो नाभिक है वो भी धनावेशित है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे ही 180 डिग्री कोण पर कण जाता है वो वापस उसी दिशा में वापस लौट आता है।
तो इससे उन्होंने क्या निर्देश निकाले भी, जो अधिकांश भाग खोखला होता है और बीच में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। प्रयोग सिर्फ इतना सही है, जिंक सल्फाइड का यूज क्यों किया, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रतिदीप्ति पदार्थ है, ये प्रतिदीप्ति शो करता है। और उनकी पतली झिल्ली यूज की गई थी। आपको एक ये ध्यान रखना है, प्रयोग का नाम क्या था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग नाम था। और हीलियम कण कौन से होते हैं, 2 हीलियम 4 होते हैं। ये इसकी द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु क्रमांक है। ये धनावेशित होते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकते हैं, ठीक है। 20 कणों की बौछार की तब एक कण एक ऐसा मिला जो 180 डिग्री कोण पर क्या होता है, विक्षेपित होता है। कितने कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। अब इससे जो निष्कर्ष निकाले गए वो देखते हैं। फ्रेंड निष्कर्ष क्या निकाले गए, इसकी सफलता क्या रही, निष्कर्ष कहें या सफलता कहें भी, सफलता क्या थी, तो सफलता के बारे में हमें देखना है। सफलता क्या मिली, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया भी, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। क्या होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का समस्त धनावेश कहां इकट्ठा होता है, मध्य में। और उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक का जो त्रिज्या है, नाभिक का जो आकार है ना, वो परमाणु की तुलना में बहुत कम है, अपने आप ही कम है। देखिए ये तो पूरा परमाणु है, ये नाभिक है, तो देखिए इससे तो छोटा ही होगा ना। तो परमाणु का कारण कितना बताया, 10 की पावर -15 मीटर बताया, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। और इससे पहले जो वैज्ञानिक आए थे थॉमसन, उन्होंने क्या बताया था, परमाणु की त्रिज्या बताई थी, परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार उन्होंने कितना बताया था, 10 की पावर -10 मीटर बताया था। और जिसे हम क्या कहते हैं, ओमस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमस्ट्रॉम कहते हैं। इसे इस साइन के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु के आकार के बारे में बताया था, जिसका आकार कितना था, 10 की पावर -10 मीटर होता है, जिसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यानी कि एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। और रदरफोर्ड ने क्या बताया था, नाभिक का आकार बताया था, नाभिक की त्रिज्या कितनी थी, 10 की पावर -15 मीटर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। तो अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर उन्होंने बताया परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसा होता है, परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन मतलब नाभिक में जितना धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो रदरफोर्ड ने ये निर्णय निकाला, ये निष्कर्ष निकाल ली। अब क्या रहा, अब कमियां क्या रहेगी, कमियां ये रहेगी भी, इलेक्ट्रॉन जब भी गति करेगा अपने पथ पर, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो जो मैक्सवेल का जो नियम है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से गति करता हुआ कुछ ना कुछ क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। जैसे जैसे ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो उसकी ऊर्जा कमी आएगी, कमी आएगी तो क्या होगा, पथ है जो छोटा होता जाएगा, पथ क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, करते करते क्या होगा, अंत में वो खत्म होते होते क्या होगा, नाभिक में समा जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिक में समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड नहीं कर पाया। किसकी नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन के पथ की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड नहीं कर पाया। और क्या नहीं बता पाया, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में कौन नहीं बता पाया, रदरफोर्ड नहीं बता पाया। इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं हमारे नील्स बोर, बोर का मॉडल। अब हम क्या पढ़ेंगे, बोर के मॉडल के बारे में अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर 1912 के अंदर उन्होंने क्या दिया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। 1912 के अंदर नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने अपना यह मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या बताया भी, जो परमाणु होता है नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो निश्चित ऊर्जा के कोष कक्षक के अंदर चक्कर लगाते हैं। किसके अंदर, जिसे हम कोष भी कह सकते हैं,
कक्षा भी कह सकते हैं और ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊर्जा स्तर। यानी कि इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाले कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। ठीक है, इनका मान होता है K L M N O। यानी कि देखिए, एक कक्षा, दो कक्षा, 3, 4, इनका नाम देखिए 1 2 3 4 K L M N। ये क्या होती है? इनकी कक्षाएं होती है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। एक नंबर है तो K L, 2 होगी, 3 होगी तो M, 4 होगी तो N, आगे चलता ही जाएगा। तो ये क्या निश्चित स्थिति होती है। और हर जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 2n²। यानी कि एक कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे निकालते हैं? 2n² से निकालते हैं। अगर n की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। 2 है तो कितने आएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 है तो कितने आएंगे? 3 3 9 दूनी 18। 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने आएंगे? 4। तो 4 चौक 16 दो है 32। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं। एक नंबर पॉइंट ये बताया भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा के अंदर ही चक्कर लगाते हैं। ये आपको समझ में आ गया एक नंबर पॉइंट। अब 2 नंबर पॉइंट देखिए। 2 नंबर पॉइंट ये है भी जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, किसमें आता है? उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में आता है। ये मैंने 3 कक्षाएं बना दी, कोई भी N1, N2, N3। ठीक, इन्होंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न में, यहां से उच्च कक्षा में किसमें आएगा? निम्न में। तो ऊर्जा क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और निम्न से उच्च में जाएगा तो क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी प्रक्रम में अगर हम उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएंगे तो ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है, और निम्न से उच्च में जाएंगे तो ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और जिस पथ में होता है तो वहां पर तो न तो ऊर्जा अवशोषित होती है न ही उत्सर्जित होती है। और ऊर्जा का अवशोषण एक पैकेट्स के रूप में होता है जिसे हम क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर h न्यू होती है। क्या होती है? E बराबर h न्यू होती है। अगर आपको इस लेवल से समझ में नहीं आता तो एक तरीका और है। ये देखिए, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा? अवशोषित करेगा। समझ में आ गया होगा आपको। ऊर्जा का अंतर निकालना तो क्या आएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये देखिए, ये क्या है? इसका ऊर्जा का अंतर निकालने का तरीका है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब 3 नंबर पॉइंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर, इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर तभी चक्कर लगाएगा जब उसका कोणीय स्वेग, कौन सा स्वेग? कोणीय स्वेग h अपोन में 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगाएगा जब उसका कोणीय स्वेग, कौन सा? कोणीय स्वेग। आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोणीय स्वेग। इसे हम J से डिनोट करते हैं, MVR। ये क्या होगा? H अपोन में 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, तभी चक्कर लगाएगा। पहले समझिए, आप छोटी सी बात को समझिए। एक तो होता है कोणीय स्वेग और एक होता है रेखीय स्वेग। रेखीय स्वेग, रेखीय स्वेग तो होता है P इज इक्वल टू mv, और जो कोणीय होता है ये वर्ताकार पथ में होता है, इससे हम लिखते हैं J से J और mvr। समझ आ गया आपको? तो ये तो कोणीय स्वेग है, ये रेखीय स्वेग है। तो नील्स बोर ने ये बताया, क्या बताया? इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन कब चक्कर लगाएगा?
जब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2 का पूर्ण गुणज होगा। n का मतलब क्या है, कोई भी पूर्ण गुणज संख्या है, n बराबर 1 2 3 4, कोई भी क्या है पूर्ण गुणज संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा तभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट क्या बताता है, ये भी जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो दो बल के द्वारा संतुलित होता है। कितने बलों द्वारा, दो बलों के द्वारा संतुलित होता है। एक तो अंदर की तरफ बल लगता है, एक बाहर की तरफ बल लगता है। एक तो क्या लगता है अंदर की तरफ, एक कहां लगता है बाहर की तरफ। तो देखते हैं कौन कौन से बल लगते हैं। ये देखिए, जो अंदर की तरफ बल लगेगा उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। और जो बाहर की तरफ लगता है उससे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब चक्कर लगाता है तो क्यों नहीं गिरता, इसका रीजन बताया। रदरफोर्ड की कमी थी ना भी, वो उसको समझ आना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसकी व्याख्या नील्स बोर ने इस माध्यम से की भी इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों बलों के साथ संतुलित होता है। जो देखिए, जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर होता है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। दोनों आपस में क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो कूलाम बल होता है। क्या होता है, कूलाम बल, कूलाम बल होता है। K का सीजिस्पति मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपने इसको नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो क्या रहेगा, mv² = z²/r। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 4 बातें थी, चारों बात आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात ये बताइए, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले कक्षों में चक्कर लगाते हैं, 1 नंबर। 2 नंबर, जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा। 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगाएगा जब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन, जो 4 नंबर पॉइंट, जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तब यह दोनों बल के द्वारा क्या होता है, संतुलित होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब आगे कमियां। कमियां क्या थी, एक ही कमी थी इसकी, यह जो नील्स बोर का जो मॉडल होता है ना वो एकल तंत्र पर लागू होता है, एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है, लेकिन जो बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र होता है उस पर लागू नहीं होता। जैसे अगर अपने हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम प्लस की बात करें, लिथियम +2 की बात करें, तो इस पर क्या होगा, ये लागू होगा। लेकिन अपने बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उन पर क्या होता है, ये लागू नहीं होता। अब इनकी सफलताएं क्या रही, ये तो थी असफलता। सफलता क्या रही, इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और परमाणु की त्रिज्या, इन तीनों के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने मैथमेटिकल त्रिज्या निकालना, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में इन्होंने बताया था। ये था हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। अब चलते हैं आगे। ये क्या हुआ, परमाणु के चारों मॉडल कंप्लीट हो गया आपके। कितने मॉडल थे, 4, चारों के चारों आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब तक परमाणु त्रिज्या, एक होती है धात्विक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, एक ही तत्व के परमाणु के बीच की दूरी का आधा। देखिए जैसे Cl2 है तो ये एक ही तत्व के हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है उसका आधा, वो क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। धात्विक त्रिज्या कौन सी होती है, जो धात्विक क्रिस्टल में होता है, किसमें होता है,
धात्विक क्रिस्टल। इसमें क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, अपने सोडियम क्लोराइड की बात करें तो देखिए दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है। कितना क्या है, परमाणु में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, लेकिन जो धात्विक त्रिज्या होते हैं धात्विक क्रिस्टल लेते हैं, और धात्विक क्रिस्टल में क्या होता है, दोनों तत्व क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक सोडियम का एक क्लोरीन का होता वही है, दोनों के बीच की दूरी का आधा। और यहाँ पर क्या, दोनों के बीच की जो अंतर्नाम की दूरी होती है उसका आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं अपने आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। आवोगाद्रो संख्या आपने बहुत बार सुना होगा। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, आवोगाड्रो संख्या, इसे Na से डिनोट करते हैं। ये देखिए इन्होंने ये बताया, इटली के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे। इनका नाम था एमिडियो अवोगाड्रो। क्या नाम था, एमिडियो एवोगाड्रो। ठीक है, नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं एवोगाड्रो लिखा कहीं अवोगाड्रो लिखा है, आपको बस ध्यान रखना। इटली के वैज्ञानिक थे, Na से डिनोट करते हैं। इन्होंने क्या बताया, कोई भी पदार्थ है, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं H2O जल, इसका जो एक मोल होता है उसके अंदर क्या होता है, जो परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणु या कणों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। कणों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। कणों की संख्या निश्चित होती है, और उस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। दोबारा फिर समझिए आप, इन्होंने क्या बताया, कोई भी पदार्थ है उसके क्या होता है कि निश्चित एक मोल के अंदर कितने कण मौजूद हैं, कितने कण या परमाणु मौजूद है वो निश्चित होते हैं। वो कितने हैं, उसी संख्या में क्या कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और उन्होंने क्या बताया, एक जो Na है उसकी वैल्यू कितनी बताई उन्होंने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु बताई थी। कितनी बताई, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आपसे पूछ ले, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखिए एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे H2 है, अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। अगर हाइड्रोजन का पूछे कितने परमाणु है एक इसके अंदर, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 2 से गुणा किया। एक के अंदर कितना पाया जाएगा, 6.023, और 2 के अंदर कितना पाया जाएगा, इतना। अब एक ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा, एक के अंदर तो इतना ही होगा ना, तो ये इतना ही आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आपको ऐसे और पूछ लेता 2 मोल जल के अंदर बताना है, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा 2 से कर देते और इसका गुणा भी 2 से कर देते, वो हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। तो आपका समझ में आ गया अवोगाड्रो संख्या, परमाणु मॉडल सब कर लिए अपने, समस्थानिक वगैरह कर लिए। ठीक है, परमाणु की स्थिति आपको बता दी, क्या बता दी मैंने, परमाणु की स्थिति आपको मैंने बता दी। जे सिस्टम का KLMN, n बराबर 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 2n स्क्वायर। क्या होती है, 2n स्क्वायर। यानी क्या होती है, कक्षा होती है। कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कक्षा होती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। छोटा सा टॉपिक का, आपको बिल्कुल नॉर्मल चीजें आपको ध्यान में रखनी है। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती है। ये देखिए, ये है जो मैंने फिल कर रखा है वो तो है विद्युत क्षेत्र ई सदिश, और जो मैंने रिक्त छोड़ रखा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है,
इतना ही ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, दो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, दोनों आपस में लंबवत होते हैं। अब जो आपको मेन जो आपको फैक्ट बताना है वो क्या चीजें हैं वो देखिए आप। मेन फैक्ट ये है, ये एक तरंग का मैं दृश्य दिखा रहा हूं आपको। ये एक तरंग है, ये 0, ये जो उच्चतम है, मैक्सिमम है, जो अधिकतम है, जिसे हम मैक्सिमा कहते हैं, और ये इसे हम क्या कहते हैं, मिनिमा कहते हैं, न्यूनतम कहते हैं। कहते हैं न्यूनतम। ये अधिकतम मान है, ये न्यूनतम मान है। इसे कहते हैं सरंग। क्या कहते हैं, सरंग। ये होता है गर्त। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य लैम्डा किसे कहते हैं। तो लैम्डा किसे कहते हैं, दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है 1 सेकंड के अंदर जितने सुरंग और गर्त बनेंगे उनके जो बीच में जो जितने लैम्डा बन रहे हैं ना, वो सारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आवर्ती। तो देखिए बिल्कुल इजी है, दो सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, और 1 सेकंड के अंदर जितनी जो दूरी तय करेगा तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या कहलाएगी, आवर्ती कहलाएगी। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। और जो तरंग दैर्घ्य होते हैं वो दूरी है ना, एक दिशा से दूरी है बीच की, तो जो लैम्डा का मात्रक होता है मीटर कह सकते हैं, सेंटीमीटर कह सकते हैं, एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, और पिकोमीटर कह सकते हैं, नैनोमीटर कह सकते हैं। और जो आवर्ती होते हैं वो हर्ट्ज को, चाहे साइक्लिक पर सेकंड को या सेकंड इनवर्स को, ये क्या होती है, आवर्ती न्यू। इसे न्यू से डिनोट करते हैं, उसे लैम्डा से करते हैं। जो ऊर्जा होती है वो देखिए E बराबर h न्यू होता है, और न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन में लैम्डा होता है। c क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। आपको इतना हाई लेवल बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, आवर्ती किसे कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। आवर्ती मात्रक कितना होता है, हर्ट्ज। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर h न्यू होता है। ये प्लांक का क्वांटम नियम होता है। क्या होता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, आपसे दृश्य क्षेत्र पूछते हैं। क्या पूछते हैं, दृश्य क्षेत्र के बारे में पूछते हैं। क्या पूछा जाता है आपको, दृश्य क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। दृश्य क्षेत्र क्या होता है, विजिबल रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, पूरा स्पेक्ट्रम होता है, उसके बीच में विजिबल रेज पाई जाती है। इसकी जो कैपेसिटी कितनी होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो इसका ट्रिक है विबज्योर। क्या है, विबज्योर। वी का मतलब बैंगनी वॉयलेट, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतरी रंग, और रेड का मतलब लाल। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नीले से लाल की तरफ, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, लैम्डा हमेशा बढ़ता है, आवर्ती हमेशा घटती है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। कैसे पूछता है एक प्रश्न, क्या पूछेगा, या तो पूछेगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, लाल की, कम किसकी, बैंगनी की। या पूछेगा सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी, तो देखे ध्यान रखना है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है उसकी आवर्ती ज्यादा, तो आवर्ती किसकी ज्यादा होगी, बैंगनी की। और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी आवर्ती कम होती है, तो किसकी है, लाल की। इसका क्षेत्र कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया, विजिबल रेज यानी कि 10 से कितने 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये विबज्योर 7 रंग है, 7 का आपने ध्यान रखना है। जब अपने
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, आवृत्ति घटती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बता सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।